हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं शहतूत के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहतूत जो है एक बहुउपयोगी पादप है, जो कि जाना जाता है अपने स्वादिष्ट फल के लिए और साथ ही साथ पत्तियों और इसके काष्ठ के उपयोग के लिए। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि इसका हम किस तरीके से प्रवर्धन या खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्या उपयोग हैं और इसके वानस्पतिक लक्षण, इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पादप के वानस्पतिक नाम को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पादप का जो वानस्पतिक नाम होता है वो है मोरस एल्बा। मोरस एल्बा पादप का वानस्पतिक नाम है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मोरस की जो है कई और स्पीसीज भी पाई जाती है, जिनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन जो सबसे व्यावसायिक तौर पर अधिक कृषित की जाने वाली जो किस्म है इसकी या जाति है वो है मोरस एल्बा। कुल की बात करें तो शहतूत जो है शहतूत कुल का ही पादप है, जिसको हम मोरेशी कहते हैं। मोरेशी कुल में इसको रखा गया है। और इसमें अगर हम उपयोगी पादप भाग को देखें तो उपयोगी पादप भाग जो है इसमें होता है इसका फल, जो सबसे ज़्यादा काम का है। फल में भी अगर हम देखें तो इसमें संग्रंथिल फल पाया जाता है, और वही जो है एक तरीके से स्वादिष्ट और मीठा फल जो है इसका उपयोगी पादप भाग बनाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी उत्पत्ति और इसके वितरण के बारे में। उत्पत्ति को अगर हम देखें तो शहतूत जो है वो माना जाता है चीन की उत्पत्ति का पादप। विशेषकर हम देखें तो मध्य चीन और यहाँ तक कि जापान जो है उसकी उत्पत्ति का केंद्र माने गए हैं। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और लगभग 4000 वर्ष से अधिक समय से शहतूत की जो खेती है वो चीन में की जा रही है, कृषित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इसके पत्तों पर जो सिल्क या रेशम कीट है उनका पालन किया जाता रहा है। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से, जैसा कि आपको बताया 4000 वर्ष से अधिक समय से इसको चीन के अंदर कृषित किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका में 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इसका व्यापक एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रसार हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी इसकी खेती जो है वो रेशम कीट के पालन के लिए उपयोग में ली जाने लगी। अगर हम इसके वितरण को देखें तो विश्व में अमेरिका, इसके अलावा एशिया, यहाँ तक कि अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इन सभी लगभग महाद्वीपों में इसको कृषित किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में इसके जो उत्तरी राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि जो ठंडे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र है, इन सभी इलाकों में शहतूत जो है उसकी कृषि की जाती है और व्यापक पैमाने पर जो है भारत में इसको बोया जाता है। इसकी उत्पत्ति और वितरण को जान लेने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसके वानस्पतिक लक्षणों की। शहतूत जो है इसके वानस्पतिक लक्षण जानने के लिए हमें ये पता ही है, लगभग हम सभी ने शहतूत का पेड़ जो है वो देखा ही होगा। तो शहतूत का जो एक तरीके से कहे कि जो वृक्ष है वो लगभग एक मध्यम ऊंचाई का 20 मीटर के आसपास की ऊंचाई का वृक्ष होता है। वृक्ष में अगर हम देखें तो तना जो होता है इसका काफ़ी मोटा होता है। हालांकि और जो पादप है उनकी तरह बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, लेकिन एक मध्यम मोटाई वाला जो है शहतूत का तना पाया जाता है, जिसमें अतिशाखन या ब्रांचिंग खूब होती है। इसके अलावा पत्तियों को अगर हम देखें तो पत्तियां जो हैं इसमें नीचे से अगर हम देखें पत्तियों को तो हृदयाकार और ऊपर जो है वो थोड़ी सी तीक्ष्ण मिलती हैं। इसके अलावा पत्तियां जो होंगी वो अनुपर्णी होती हैं, सरल पर्ण पाई जाती हैं, जो कि मध्यम हरे रंग की होती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें किनारों को तो किनारे जो है थोड़े से करकची पाए जाते हैं और पूर्णतः ये पत्तियां जो होंगी वो
कहे की संख्या में खूब पाई जाती हैं। पर्णपाती स्थिति जो है हमें देखने को मिलती है जो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो सहतूत के वृक्ष हैं उनमें। इसके अतिरिक्त जो उष्ण कंडीशन में जो पादप पाए जाते हैं उनमें सदाबहार प्रकृति का ये वृक्ष होता है। अगर हम पत्तियों के अलावा बात करें इसमें पुष्पक्रम की, तो पुष्पक्रम जो है इसमें कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्पक्रम जो है हमें कैटकिन देखने को मिलेगा। नर और मादा पुष्पक्रम जो है वो एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पक्रम जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें थोड़ा से कम सघन पुष्प लगते हैं, जबकि मादा कैटकिन जो पुष्पक्रम होता है वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। नर की हालांकि लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ऐसे में जो मादा पुष्पक्रम होता है उसमें पुष्प सघन रूप से लगते हैं और ये जो है वो छोटे छोटे एक तरीके से ड्रुपलेट में एक तरीके से विकसित होते हैं, ड्रुप फल बनाते हैं। और प्रत्येक फल जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पुष्प है वो एक फल में परिवर्तित हो जाता है। जो है इसका जो पेरियंथ होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं और इस प्रकार से हमें इस पूरा जो फल का निर्माण होता है वो छोटे छोटे ड्रुपलेट से मिलकर होता है और इसीलिए इस फल को हम संग्रंथिल फल कहते हैं। और इस संग्रंथिल फल में हमें प्रत्येक जो है एक छोटा छोटा कह सकते हैं कि एक फल दिखाई देगा अगर हम देखें इसको बारीकी रूप से, जो कि बना हुआ होता है ड्रुपलेट्स का। तो इस तरीके से ये जो फल है वो लटके हुए अवस्था में पाए जाते हैं वृक्ष पर। और लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक सहतूत का जो फल है उसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है अलग अलग वैरायटी के ऊपर। अलग अलग वैरायटी के जो पुष्प हैं उनमें मिठास और इसकी जो पुष्प की फल की लंबाई है वो अलग अलग होती है। तो ये तो हमने जान लिया इसके वानस्पतिक लक्षणों को कि किस तरीके से जो है पादप में वानस्पतिक लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रवर्धन की कि सहतूत का प्रवर्धन या खेती किस तरीके से की जाती है। प्रवर्धन या कल्टीवेशन की अगर हम देखें तो प्रवर्धन जो इसका किया जाता है वो बीजों के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर जो है विशेषकर जो कृषित जातियां हैं जिनके फलों का इस्तेमाल हम करते हैं उनका प्रवर्धन जो है हम अलग अलग विधियों से कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग के द्वारा कर सकते हैं या कलम लगा करके कर सकते हैं। तो अलग अलग विधियों के द्वारा जो है इसका प्रवर्धन किया जाता है। और इन कलमों को या जिस तरीके से भी हमने पौधे प्राप्त किए हैं इनको गड्ढों में एक निश्चित दूरी पर गड्ढों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये जो गड्ढे बनाए जाते हैं वो एक निश्चित दूरी पर बनाए जाते हैं और इन गड्ढों में इन पादपों को रोपने से पहले उपयुक्त मात्रा में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी खाद है वो डाल दी जाती है। विशेष करके अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिक खाद है वो हम डाल देते हैं जिससे कि पौधे जो है आसानी से अच्छी वृद्धि दिखाते हैं। तो जब इनको गड्ढों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और यह जो कार्य किया जाता है वो जून से जुलाई के महीने में किया जाता है, जब मानसून के एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रारंभ का मौसम होता है ये, तो उस समय जो है सहतूत के जो पौधे हैं वो आसानी से लग जाते हैं। तो ऐसे में जून जुलाई के महीने में इन पौधों को लगा दिया जाता है और जब पौधा एक पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रवर्धन के लिए हमें अगर हम देखें तो अगर मृदा और परिस्थितियों को देखें तो मृदा जो है इस फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। हालांकि अन्य प्रकार की मृदाओं में भी सहतूत की खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है, लेकिन फिर भी जो दोमट मृदा है वो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती जो है आसानी से होती है, लेकिन फिर भी जो है एक मध्यम पीएच वाली अच्छी जल निकास वाली जो मृदा है इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो लगभग एक वाइड रेंज जो है टेम्परेचर की वो इस फसल के लिए काम में आ सकती है, चाहे वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो चाहे थोड़ा सा अधिक हो। तो सभी प्रकार के लगभग परिस्थितियों में सहतूत की जो खेती है उसको आसानी से किया जा सकता है।
और जैसा कि आपको बताया कि ये जो पादप है वो लंबा होता है 20 से 25 मीटर, लेकिन जो कृषि जातियां हैं उनमें इस पादप की कटाई छटाई करके थोड़ी सी लंबाई जो है कम रखी जाती है, जिससे कि ब्रांचिंग भी अच्छी हो सके और फल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और इसको एक गुम्बदाकार आकृति में एक तरीके से बना दिया जाता है, जिससे कि पत्तियों को भी चुनने में आसानी रहे, क्योंकि पत्तियाँ, जैसा कि आपको बताया कि पत्तियाँ जो हैं वो रेशम कीट के पालन के लिए काम में आती हैं। तो ऐसे में इनकी पत्तियां भी जो है उनको तोड़ा जाता है, इसलिए पादप की जो लंबाई है वो थोड़ी मध्यम रखी जाती है और इसमें समय समय पर कटाई छटाई जो है वो की जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें प्रवर्धन इसका कर सकते हैं। और सिंचाई की भी अगर बात करें तो सिंचाई भी जो है हम समय समय पर पानी डाल करके इसमें पौधों को आसानी से कर सकते हैं। और जब फल परिपक्व हो जाते हैं तो उनको तोड़ लिया जाता है और मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फसल के उन्नत किस्मों की, इस पौधे के उन्नत किस्मों की। सहतूत या मलबरी की अगर उन्नत किस्में देखें तो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं M5, S54, V1, S30, RFS 1135, इसके अलावा S7999, TR10, BC259, चाइना वाइट, विक्टोरिया 1, ये सभी जो है इस सहतूत की उन्नत किस्में हैं जिनको कृषित करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों के बाद पादप के उपयोग की। सहतूत का जो उपयोग है वो कई सारे उपयोग हैं सहतूत के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहतूत का जो फल है वो काफ़ी मीठा होता है, रसीला होता है, जिनको ताज़ा ही खाया जाता है बिल्कुल, और स्वाद में काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहला उपयोग इनका यही है कि इसके जो फल है, जो कि संग्रंथिल फल होता है, उसको खाने के काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसका दूसरा उपयोग देखें तो सहतूत का जो दूसरा उपयोग है, इसके जो फलों से जो है रस निकाला जाता है, रस प्राप्त किया जाता है, और इस रस को जो है सीधे ही पी सकते हैं या इसके किण्वन द्वारा जो है कई प्रकार के पेय बनाए जाते हैं। इसका जो फलों का रस निकलता है उससे जो है किण्वन द्वारा अन्य पेय पदार्थों के निर्माण में यह प्रयुक्त होता है। इसके अलावा अगर हम देखें सहतूत का उपयोग, तो सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले भी जिक्र किया है, इसकी जो पत्तियां हैं उनका उपयोग किया जाता है रेशम कीट के पालन के लिए। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है सहतूत की पत्तियों पर। वो इन्हीं पत्तियों को एक तरीके से कह सकते हैं कि खा करके विकसित होते हैं। तो ऐसे में रेशम कीट के पालन में इस पौधे का बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सहतूत की जो पत्तियां हैं वो पशुओं को चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं और पशु जो है बड़े चाव से इनकी पत्तियों को खाते हैं। इसके अलावा सहतूत की जो छाल है वो औषधीय महत्व की होती है, जिसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न रोगों के उपचार में। और साथ ही साथ सहतूत का एक और जो उपयोग है वो है इसकी काष्ठ का। इसकी जो काष्ठ होती है वो एक तरीके से इमारती महत्व की होती है। इसकी जो टिम्बर है वो काम में ली जाती है विभिन्न प्रकार के सामग्री को बनाने में। तो ऐसे में ये जो है इसके कई सारे विविध उपयोग हैं। इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने चर्चा की सहतूत के बारे में। और ये जो इकोनॉमिक बॉटनी की जो क्लास है हमारी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो टॉपिक हैं सहतूत, सेब, आम, इनके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी होती है एग्जाम में। तो आपको टिप्पणी में जो है वो इन्हीं चीज़ों को शामिल करना है, वानस्पतिक नाम को, कुल को, इसके उपयोगी पादप भाग को, साथ ही साथ उत्पत्ति और वितरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी है, वानस्पतिक लक्षण बताने हैं पादप के, और इसका प्रवर्धन किस तरीके से करते हैं वो बताना है, और इसकी उन्नत किस्में और उपयोग। तो इन 5 से 6 टॉपिकों के आधार पर आप इनको समझा सकते हैं। उत्तर की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखेंगे आप कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जिस हिसाब से पूछा गया है उसी हिसाब से हमको उत्तर देना है। आप चाहे तो उत्तर को थोड़ा संक्षिप्त दे सकते हैं, अगर ज़्यादा नंबर का प्रश्न पूछा गया, ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो
आपसे इसके अतिरिक्त इनका जो है बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है, कुल भी पूछा जा सकता है, कई बार उपयोगी पादप भाग भी पूछ लिया जाता है। जैसे सहतूत में हमने आज का उपयोगी पादप भाग देखा था कि इसका जो फल है संग्रंथिल फल, वही इसका उपयोगी पादप भाग है। इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। थैंक यू।